भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर रूस के परमाणु जंग करने की जरा भी कोशिश की तो रूस अपने सभी दुश्मनों का एक साथ सफाया कर देगा। इधर पूर्वी यूक्रेन में घिरे जेलेंस्की ने दावा कर दिया है कि अमेरिका उन्हें टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अब रूस ऐसे युद्ध में अमेरिका को घिर चुका है जहां अमेरिका की परमाणु तबाही निश्चित है, यानी कि रूस की जीत 100% तय हो चुकी है। И ввести согласование. %100% रूस की जीत यूक्रेन को बचाएगा चमत्कार। 1353 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में रूस का पलड़ा बेहद भारी हो चुका है। पिछले 5 दिनों से ट्रंप ने एक भी भड़काई या बवाली बयान ना तो रूस के खिलाफ दिया और ना ही पुतिन पर कुछ कहा है। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की जबरदस्त जीत और बढ़त से नेटो, अमेरिका और यूरोप के सभी युद्ध के पैंतरे नाकाम साबित हो रहे हैं। इधर रूस ने युद्ध के मैदान में 36 अफ्रीकी देशों के 1400 से ज्यादा अफ्रीकी लड़ाकों को यूक्रेनी सेना के सामने युद्ध के लिए उतार दिया है। लगभग 3 साल 7 महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन ने यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर कब्जा करके यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। इधर नेटो और यूरोप से मिले तमाम हथियार रूसी सेना के सामने बौने साबित हुए हैं। इस वक्त ताजा हालात ये है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस्क पर हमले बेहद भीषण कर दिए हैं, जिसके बाद से अमेरिका और नेटो को एहसास हो चुका है कि रूस की जीत 100% पक्की है और यूक्रेन को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। चमत्कार युद्ध से बचेगा यूक्रेन, ट्रंप ने माना युद्ध के बॉस पुतिन। ये वही ट्रंप हैं जो मीडिया और नेटो देशों के नेताओं के सामने दावे कर रहे थे कि रूसी सेना और राष्ट्रपति पुतिन कागजी शेर निकले। ये वही ट्रंप हैं जो दावा कर रहे थे कि रूस कभी भी यूक्रेन जंग नहीं जीत पाएगा, लेकिन आज देखिए 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच जैसे ही पुतिन ने एक के बाद एक परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया, अमेरिका और नेटो की बोलती बंद हो गई। पुतिन ने 21 अक्टूबर को बड़ी परमाणु जंग का अभ्यास किया। 26 अक्टूबर को पुतिन ने दुनिया को बता दिया कि रूस ने दुनिया की पहली और इकलौती परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु हमला करने में सक्षम बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल का धमाका करके दिखा दिया कि रूस 14,000 से लेकर 20,000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों का सफाया कर सकता है। इसके बाद 29 अक्टूबर को पुतिन ने दुनिया को ऐसा समुद्री परमाणु क्षमता वाला ड्रोन दिखाया जो दुश्मनों के लिए सुनामी वाला काल साबित हो सकता है। समुद्री ड्रोन या यूं कहें कि समुद्री टॉर्पीडो पोसाइडन से रूस ने साबित किया कि दुनिया के 80% ऐसे शहर जो समंदर के किनारे बसे हैं, उन्हें रूस अपनी पोसाइडन के परमाणु धमाकों से सुनामी के जरिए तबाह और बर्बाद कर सकता है। इधर 21 महीने से पूर्वी यूक्रेन के सबसे मजबूत यूक्रेनी गढ़ पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने ऐसा कदर मचाया है कि यूक्रेनी लगभग 221 मोर्चों से भाग गए हैं। इन हालातों को देखते हुए ट्रंप ने जो यूक्रेन युद्ध और पुतिन को लेकर कहा, वो ये साबित करता है कि अब ट्रंप भी मान चुके हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ही युद्ध के असली बॉस और खिलाड़ी हैं। चमत्कार युद्ध से बचेगा यूक्रेन, ट्रंप ने माना युद्ध के बॉस पुतिन। 1353 दिन से यूक्रेन को जिताने के लिए
अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन रूस लगातार यूक्रेनी इलाके जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को यकीन था कि पुतिन पर दबाव डालकर वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने ट्रंप की याराना चाल की धज्जियां उड़ाते हुए यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से तो पुतिन ने यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस से नहीं छीन पाए हैं। अब ट्रंप ने मीडिया के सामने खुद मान लिया कि रूस यूक्रेन में अभी रुकने वाला नहीं है, वो तो और ज्यादा इलाके कब्जा करना चाहता है। ट्रंप ने पुतिन का नाम लिए बगैर मान लिया कि रूस को यूक्रेन में काबू करने में अभी सफलता नहीं मिली है। Basic dispute is they just don't want to stop yet, and I think they will. I think it's taken a big toll on Russia, big toll on both countries, obviously, but it's taken a big toll. They're losing 7,000 soldiers a week. That's a big toll, and between the two of them, divided. With Russia losing more soldiers, actually, but they're both losing a lot of people. I inherited the war, and I think we're going to get it ended, not too distant future. अब आप ये वीडियो देखिए। इसमें नेटो देश हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान और राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग से पहले जब मीडिया ने विक्टर ओरबान और ट्रंप दोनों से पूछा कि क्या यूक्रेन जंग जीत सकता है, तो ट्रंप और विक्टर ओरबान दोनों ही मुस्कुराने लगे और कंधे उचकाते हुए पीएम विक्टर ओरबान ने ट्रंप के सामने कहा कि यूक्रेन को जंग कोई चमत्कार ही जिता सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि नेटो देश हंगरी शायद इकलौता ऐसा देश है जो रूस और पुतिन का कट्टर समर्थक है और ट्रंप इससे खफा रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पुतिन के दोस्त हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान से ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल 1 साल और खरीद सकते हैं। ट्रंप हंगरी को रूस से तेल खरीदने की खुली छूट दे रहे हैं, जबकि बाकी सभी यूरोपीय देशों पर रूसी तेल खरीद पर सख्ती दिखा रहे हैं। यानी ट्रंप अब हंगरी के जरिए पुतिन को मनाने में जुट गए हैं, ऐसा वॉर एक्सपर्ट्स का अनुमान है। पुतिन ने युद्ध में उतारे 1400 अफ्रीकी लड़ाके। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त रूस पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लाखों सैनिकों को जंग में उतार चुका है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना बेहद कठिन हालात में है। रूसी कमांडरों का दावा है कि 5,500 यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क में फंसे हुए हैं, जबकि अगर कुपियांस्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों को मिला दें तो 10,000 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के घेरे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रूसी सेना के हमलों के चलते ही डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क शहर से करीब 60,000 लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं। लगातार रूसी बमबारी और 3 साल से जारी जंग के चलते यहां की आबादी 1,500 से भी नीचे आ गई है। ऐसे भीषण जंगी हालात में रूस ने अब अफ्रीकी देशों से ऐसे लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिए हैं जो यूक्रेनी सेना के लिए साक्षात यमराज साबित हो रहे हैं। खुद यूक्रेन के ही विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने दावा किया कि रूस जंग में तीसरे देशों के लड़ाकों को उतार चुका है जो यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। इससे पहले ऑन रिकॉर्ड दावे किए जा चुके हैं कि उत्तर कोरिया के आदेश पर 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा का दावा है कि 36 अफ्रीकी देशों के 1400 से ज्यादा लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से इस युद्ध में लड़ रहे हैं। आंद्रेई सिबिहा ने अफ्रीकी सरकारों से आग्रह किया है कि वे अपने नागरिकों को ऐसे संघर्ष में शामिल होने से सावधान करें जहां उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। सिबिहा ने मॉस्को पर अफ्रीकियों को युद्ध में शामिल होने के लिए उकसाने और ऐसे सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है जो मौत की सजा के बराबर हैं। सिबिहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रूसी सेना में विदेशी नागरिकों का दुर्भाग्य है, उनमें से ज्यादातर को तुरंत तथाकथित मांस की चक्की में भेज दिया जाता है जहां उन्हें जल्द ही मार दिया जाता है। यूक्रेनी विदेश मंत्री
आंद्रेई सिबिहा ने दो टूक कहा, ज्यादातर भाड़े के अफ्रीकी सैनिक 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। सिबिहा के मुताबिक रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए अफ्रीकी लड़ाकों की वास्तविक संख्या 1436 तक है। Вважаємо, що ситуація напружена і може ускладнюватись через те, що йде накопичення русських бойовиків, їх накопичення за цю добу 600. Важливо зробити все, щоб реально захопити Покровськ. В будь-якому форматі показувати успіх на полі бою, чи то йти на Вовчанськ, чи то ще щось зробити. Їм потрібно показати успіх, тоді вони зможуть повертати. रूस की जीत 100%। यूक्रेन को जिताएगा कौन? रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के केंद्र, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में घुस चुकी है। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक रूसी सैनिक नागरिक कपड़ों में छिप करके घुसपैठ कर रहे हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में युद्ध अपराध है। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर मादियार ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार की जीत हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया गया कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस्क के पास सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि भीषण सर्दी शुरू होते ही रूस हमले शुरू कर देगा। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरेजिया क्षेत्र के उस पेनियांका गांव पर काबू पा लिया है। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है उस पेनिवका गांव पर काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने उस पेनिवका गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि हारती यूक्रेन को आखिर कौन बचाएगा? अमेरिका और नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन में बहुत भारी साबित हुआ है। हालांकि अब नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने दावा किया है कि नेटो ने रूस की गोला बारूद उत्पादन क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। मार्क रूटे ने कहा है कि नेटो बहुत जल्द अब रूस को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए एक बड़ी कार्रवाई और सैन्य सहायता यूक्रेन को दे सकता है। जबकि पूर्व नेटो प्रमुख एंडर्स फोग रासमुसेन ने कहा है कि यूक्रेन फॉरएवर वॉर की ओर बढ़ रहा है, यानी यूक्रेन में हमेशा युद्ध होता रहेगा। एंडर्स फोग रासमुसेन का साफ कहना है कि जब तक यूरोप रूस पर दबाव नहीं बढ़ाएगा, तब तक यूक्रेन में जंग रुकना बेहद मुश्किल है। लेकिन जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि अमेरिका की मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने रूस के भीषण हमलों के बीच फिर से टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वॉशिंगटन राजदूत ओल्हा स्टेफानिशीना ने कहा है कि अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलों और लॉन्ग रेंज हथियारों की खरीद पर सकारात्मक बातचीत चल रही है और उम्मीद ये है कि जल्द ही टॉम हॉक जैसी क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के अंदर घुस करके लंबी दूरी के हमले कर सकेगा। इक्कीस महीने बाद पोक्रोवस्क पर कब्जा, रौंद डाली यूक्रेनी सेना। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी कि ISW के मुताबिक जियो लोकेशन फुटेज में रूसी सैनिकों को मध्य, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पोक्रोवस्क में दिखाया गया है। रूस डोनेस्क क्षेत्र के बाकी खाली हिस्सों पर कब्जा करने के लिए पोक्रोवस्क और पड़ोसी मरनोहरात पर पूरी तरह से कब्जा करने को जरूरी मानता है। रूस ने लगभग 2 साल पहले पूर्व में 39 किलोमीटर दूर अवदिप्का पर कब्जा जमाने के लिए इस शहर पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। यूक्रेन शहर की सुरक्षा को रूसी जनशक्ति को कम करने और डोनेस्क के सबसे बड़े और सबसे मजबूत सुरक्षा वाले शहरों कोस्तियांतिनिवका, द्रुस्किवका, क्रामाटोर्स्क
और स्लोवियास्क के किले पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना की रसद की सप्लाई को तबाह कर दिया गया है। वोवचा नदी पर बने 3 में से 2 पुलों को रूसी सेना ने धमाकों से उड़ा दिया है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी रसद शहर तक पहुंचाने के लिए करते थे। यहां पर रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर ड्रोन हमलों में मार रही है। खबर भी है 29 अक्टूबर को यूक्रेनी कमांडरों ने पोक्रोवस्क में केवल 200 रूसी सैनिकों की सूचना दी थी, लेकिन अब रूस हर दिन 300 सैनिकों को पोक्रोवस्क शहर में भेज रहा है। 3-3 के समूह में रूसी सैनिक हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी कमांडरों ने कहा है कि रूस ने गीले मौसम का भी फायदा उठाया, जिससे हल्के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। We need the capabilities, we need the equipment, real firepower, and of course, the most advanced tech. Because the threats we face are real and lasting. Russia's unprovoked war against Ukraine is the most obvious example of the threat. But the danger posed by Russia will not end when this war does. For the foreseeable future, Russia will remain a destabilizing force in Europe and the world. इधर दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके हाहाकार मचा दिया है। तुर्की और इजराइल में अब बारूदी टकराव का माहौल बन गया है। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ 37 लोगों की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया है। एर्दोआन ने गाजा में नरसंहार के आरोप लगा करके इजराइल के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को भी गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि तुर्की ने अब 2000 किलोमीटर तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की मिसाइल का पहला निशाना इजराइल हो सकता है, क्योंकि तुर्की से इजराइल की दूरी सिर्फ 1300 किलोमीटर है। उधर इजराइल ने अब हमास के 200 लड़ाकों को सुरंग में घेरकर उनका एनकाउंटर भी शुरू कर दिया है। तुर्की ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। तुर्की ने पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। तुर्की ने इजराइल के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ पर केस कर दिया है। तुर्की ने इजराइल में टॉप 30 टारगेट सेट कर दिए हैं। एर्दोआन का ऐलान, इजराइल को बना दूंगा गाजा। एर्दोआन ने 2 साल तक गुस्से को पाल कर रखा, लेकिन अब इजराइल से उन्होंने गिन गिन कर बदला लेना शुरू कर दिया है। तुर्की के कट्टर राष्ट्रपति ने पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बना लिया है। तुर्की नेतन्याहू पर मुकदमा चलाएगा, उन्हें हथकड़ी लगाएगा। नेतन्याहू के साथ 37 इजरायली दिग्गजों की तुर्की ने हिट लिस्ट बना रखी है। एर्दोआन ने नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट निकालने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की ने पीएम नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामीर पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है। नेतन्याहू के खिलाफ जारी वारंट में 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमले में 500 लोगों की मौत के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही 29 फरवरी 2024 को इजरायली सैनिकों की ओर से मेडिकल उपकरणों की बर्बादी के आरोप भी लगाए गए हैं। मार्च 2024 में भी गाजा के तुर्की फिलिस्तीनी फ्रेंडशिप हॉस्पिटल पर इजराइल की बमबारी के दावे किए गए थे।
अब तुर्की ने गाजा में अपने अस्पताल की तबाही का बदला लेना शुरू कर दिया है, जिससे हमास लीडरशिप के हौसले बुलंद हो गए हैं। हमास ने नेतन्याहू के साथ 37 लोगों पर तुर्की के एक्शन पर खुशी जताई है। वहीं इजराइल ने तुर्की को धमकी दी है कि वो ऐसे हथकंडे से युद्ध भड़काने की साजिश बंद कर दे। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इजराइल एर्दोआन के पीआर स्टंट को सख्ती से खारिज करता है। तुर्की के वारंट के जवाब में इजराइल बड़े एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि एर्दोआन ने ये पहली बार नहीं किया है। हाल ही में जितने यूरोपीय देशों से उन्होंने मुलाकात की है, उसमें नेतन्याहू पर नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। तुर्की की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को इजराइल के खिलाफ करके वो नेतन्याहू पर शिकंजा कस दें। जर्मन चांसलर के साथ हुई मीटिंग में एर्दोआन इजराइल पर किस कदर बरसे थे, उसे भी देख लीजिए। Ben şansölyenin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur. Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Ve Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail तुर्की पूरी सैन्य तैयारी करने के बाद ही इजराइल से टकराने का जोखिम मोल ले रहा है। कुछ दिन पहले ही एर्दोआन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच में 20 यूरो फाइटर टाइफून का सौदा हुआ है। ये डील 10.7 अरब डॉलर की है, यानी करीब 95,000 करोड़ रुपए में तुर्की को ब्रिटेन से 20 यूरो फाइटर टाइफून जेट मिलेंगे। डील का मतलब साफ है कि जो फाइटर जेट पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए हैं, अब तुर्की उन्हें खरीद रहा है। तुर्की के साथ फाइटर जेट डील ने यूरोप का जोश हाई कर दिया है। पुतिन से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करने के बाद से एर्दोआन के नेटो से संबंधों में खटास भरती जा रही है। हालांकि तुर्की खुद नेटो का हिस्सा है, लेकिन इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन भी। इसीलिए अमेरिका के ना चाहने पर भी वो नेटो देशों में इजराइल विरोधियों की टीम बना रहा है। Fighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Steinmeier'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin एर्दोआन के ऑर्डर पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को तुर्की के सबसे सीक्रेट अड्डे में ले जाया गया, जहां तुर्की के रक्षा मंत्री ने उन्हें दिखाया तुर्की का वो फाइटर जेट जो भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम है कान। कीर स्टारमर को बताया गया कि तुर्की का कान फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तुर्की इस विमान को 2030 तक अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। यूरो फाइटर टाइफून डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है। 13 हार्ड पॉइंट के साथ ये फाइटर जेट 8000 किलो तक के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इस विमान की रेंज 2900 किलोमीटर है और ये 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अभी ये विमान 9 देशों की वायुसेनाएं उड़ा रही है और ये राफाल और F-16 की टक्कर का फाइटर जेट माना जाता है। अब 20 यूरो फाइटर आएंगे तो एर्दोआन अपने पत्ते पूरी तरह खोल सकते हैं। मुमकिन है तुर्की सीरिया वाला दांव इजराइल पर भी आजमाए। तुर्की का सबसे भरोसेमंद लड़ाका सीरिया में ही है। अब ऐसे में एर्दोआन का पूरा प्लान आखिर क्या है, ये जानने से पहले राफा से आए खौफनाक अलर्ट को जान लीजिए। जहां राफा बॉर्डर के पास करीब 200 हमास लड़ाके एक सुरंग में फंस गए हैं,
और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये लड़ाके मार्च 2025 से वहां फंसे हुए हैं। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों को बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये लड़ाके गाजा के उस हिस्से में मौजूद हैं जो इजराइल के नियंत्रण में हैं। वे सुरंगों के अंदर छिपे हैं, लेकिन अगर पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो सीधे इजरायली सैनिकों यानी कि आईडीएफ के हाथों पकड़े जाने का खतरा है। वाईनेट न्यूज के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने साफ कहा है कि एक भी लड़ाके को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने ये तक धमकी दी है कि लड़ाकों को निकालने के लिए हमास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हम उन्हें अंडरवियर में सैन्य ठिकाने ले जाएंगे। रफा की सुरंग में फंसे हमास के लड़ाकों को इजराइल सदे तैमान सैन्य ठिकाने पर ले जाकर पूछताछ करने का रोडमैप बना रहा है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बने तैमान अड्डे में गाजा से पकड़े गए सभी कुख्यात लड़ाकों को कैद रखा जाता है। राफा टनल में फंसे 200 खूंखार लड़ाकों को भागने से रोकने के लिए इजराइल ने सुरंग के मुहाने पर कंक्रीट और सीमेंट लगाकर उसे बंद कर दिया है। ऐसे में हमास लड़ाकों का इजराइल के सामने सरेंडर के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हमास को घुटनों पर लाने के बाद अचानक इजराइल ने लेबनान पर तूफानी हमला शुरू किया है। 7 नवंबर की रात से शुरू हुए ये हमले अब और ज्यादा भयानक रुख अख्तियार कर चुके हैं। नेतन्याहू आर्मी के ताबड़तोड़ हमले युद्ध विराम समझौते के बाद भी जारी हैं। इजराइल युद्ध के हालात में दुश्मनों का क्या हाल करेगा, इसे समझना अब मुश्किल नहीं है। मगर अचानक इजराइल ने सभी फ्रंट पर क्यों तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप से तुर्की पर एक्शन की परमिशन ले ली है, या फिर तुर्की को जंगी ट्रिलर दिखा करके नेतन्याहू सीरिया से दूर रखने का प्लान बना चुके हैं? इजराइल की सेना सीरिया के बफर जोन और माउंट हार्मोन पर तैनात है। नेतन्याहू का मकसद सीरिया में जमे रहने का है। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि बफर जोन से इजराइल सेना वापस लौटे, लेकिन मुश्किल ये है कि तुर्की की सेना सीरिया में तेजी से फैलती जा रही है, जिससे तुर्की और इजराइल की टक्कर के आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। सीरिया और तुर्की ने सैन्य समझौता किया है, जिसमें तुर्की ने सीरियाई सेना की मजबूती के लिए ट्रेनिंग और हथियारों की मदद पहुंचाना शुरू कर दिया है। सीरिया आने वाले दिनों में तुर्की से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करने जा रहा है। एर्दोआन सीरियाई विद्रोहियों को हथियार देने और सैन्य समझौते की कोशिश में जुटे हैं, जबकि कमांडर जुलानी सरकार को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तुर्की के लिए सीरियाई विद्रोहियों को हथियार बेचना मुश्किल हो सकता है। तुर्की जुलानी को हथियार बेचने के रास्ते तलाश रहे हैं, साथ ही सीरिया में सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुटा हुआ है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पालमायरा हवाई अड्डा और T4 में सीरियाई हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके तुर्की एयरफोर्स के लिए बेस बनाने शुरू कर दिए हैं।